got back because of some issues. Okay, Sakshi Pawar is there saying yes. Okay, fine. So because of some misunderstanding और misguidance, बहुत सारे फ्रेशर जो है वो अलग अलग करियर चूज कर रहे हैं एंड उसमें उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या-क्या मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आप अगर ऑलरेडी कर रहे हो ट्रेनिंग तो दैट्स फाइन बिकॉज़ हमारे एजुकेशन काउंसलर ने आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस किया होगा, सो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपके सर्कल में ऐसे कोई स्टूडेंट्स है या ऐसे कोई कलीग्स है या आपके फैमिली में ऐसे कोई आपके छोटे भाई-बहन हैं, अगर वो अपने करियर के बारे में कन्फ्यूज़ है, तो उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है एंड अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। सो ये सारा चीज़ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें कुछ रियलिस्टिक फैक्टर्स है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द सेशन। तो ऑलमोस्ट 1 आवर का सेशन होगा आज। सो लेट्स स्टार्ट विद द topic. So before starting, let me give you my short introduction. Every time I forget to give my introduction. So myself Sarika Bhutare, I'm the career coach for Puneri Pattern and representing the Puneri Pattern brand since 2021. तो मेरा जनरली ये वर्क होता है कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं पर्सनैलिटी वाइज या फिर उनके रेज्यूमे, जीडी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर वर्क करो सो दैट दे विल गेट द कॉन्फिडेंस कि वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करे आईटी जॉब्स के लिए एंड वहाँ पे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो ये मेरा काम होता है। फॉर द टेक्निकल ट्रेनिंग्स देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स विद अस हू आर वेरी मच एक्सपर्ट इन द टेक्नोलॉजीज, तो वो सिखाते हैं सबको। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी पार्ट होता है जैसे कि जॉब कॉल्स देना या रेज्यूमे मेकिंग, ये सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाउ टू प्रैक्टिकली चूज अ करियर। सो सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकली वर्ड जो मैंने यूज किया है उसका क्या मीनिंग होता है। प्रैक्टिकली मीन्स आफ्टर नोइंग ऑल द फैक्टर्स आप डिसाइड करते हो कि आपको किस करियर ट्रैक पे जाना है। देखो ये जनरली मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं बता रही हूँ जो अभी 12th में है एंड फिर वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको 12th साइंस लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए, ये उस टाइप की बात नहीं है। मैं जो करियर गाइडेंस कर रही हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर हियर कि मैं जो करियर गाइड कर रही हूँ तो वो है जनरली टू द ग्रेजुएट्स जिनका ऑलरेडी डिग्री हुआ है थ्रू एनी स्ट्रीम। कोई भी बैचलर्स का जो होता है उनका पास आउट होता है एंड फिर वो करियर सिलेक्शन के इस पे जाते हैं। जनरली अगर कोई इंजीनियरिंग किया है जिसका अच्छे कॉलेजेस से भी हुआ है बट बिकॉज ऑफ सम लाइक स्ट्रीम्स, लाइक अगर कोई केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है हुआ है किसी का, या किसी का ऑटोनॉमस हुआ है, या किसी का ऑटोमेशन में हुआ है, या एरोनॉटिक्स हुआ है, तो अगर इस टाइप का इंजीनियरिंग आपने किया है तो वहाँ पे करियर चूज करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उस फील्ड्स में ज़्यादा ओपनिंग्स नहीं होते एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है उसमें जॉब कॉल्स नहीं मिलते एंड फिर स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है एंड फिर वो अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने लगता है, जैसे कि यूपीएससी है, एमपीएससी है एंड फिर जनरली एज़ अ बीटेक, एज़ इंजीनियरिंग, एज़ अ ग्रेजुएट हमें ये फ़ील होने लगता है कि अरे! मैंने तो इतने टफ सब्जेक्ट्स जो क्रैक किए, तो अब मैं तो ये सारा चीज़ कर ही सकता हूँ। तो ये थॉट प्रोसेस जब माइंड में आता है, तो हम उस ट्रैक को फ़ॉलो करते हैं लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सो अब आज मुझे उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। आई एम फॉलोइंग संदीप माहेश्वरी फ्रॉम सो मेनी इयर्स। तो उनके एक वीडियो में उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई है। आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियो डेफ़िनेटली जाके देखो। सो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ सीखा है उनसे कि हमें प्रैक्टिकली ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे कितने परसेंटेज सिलेक्शन के चांसेस है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमारा सिलेक्शन का चांस कितना परसेंटेज है, ये हमें पहले पता होना चाहिए क्योंकि जबकि जर्नी हमारा क्रॉस हो चुका है एंड फिर हम रिज़ल्ट्स के बारे में पैनिक हो रहे हैं, इसमें कुछ मीनिंग नहीं क्योंकि कुछ साल बर्बाद होने के बाद जब बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि मेरे इतने साल बर्बाद हो गए, तो अब मैं क्या करूँ? तो ये सिचुएशन में जब अब जो जनरेशन जा रहा है, तो वो सिचुएशन में ना जाए, ऐसे मुझे लगता है। अब ये जो सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ या मैं सबको लाइवली बता रही हूँ, इसका ये मीनिंग नहीं है कि मुझे किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट्स को यूपीएससी, एमपीएससी से अलग रखना है या मेरा कुछ अलग इंटेंशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि जो भी आप करियर चूज़ करना चाहोगे, तो उसमें एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिकल फैक्टर्स माइंड में रख के उसमें आप आगे चले जाओ। तो वही सारे फैक्टर्स हैं कि क्या-क्या उसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आप सबको बता रही हूँ कि आई हैव टेकन ऑलमोस्ट 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। तो बहुत अलग-अलग वैराइटीज़ के प्रॉब्लम्स हमारे पास लेके आते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स लेके आते हैं।
एंड फिर हम उनको काउंसलिंग करते हैं। बट रिसेंटली जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, मतलब लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, एंड वो है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो जनरली उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी तरफ से ये सिचुएशन होती है कि मैंने 9 साल या 4 साल वेस्ट कर दिए गवर्नमेंट एग्जाम्स में, एंड फिर अब मेरा नहीं हो रहा है, तो अब मुझे आईटी में जाना है, या फिर आप कोई भी ट्रेनिंग ऑफर करो तो मुझे उसमें जाना है। तो अब आईटी के लिए क्या ज़रूरी है, ये पहले जान लेते हैं। अगर आईटी में जाना है तो आईटी कंपनीज़ का ऐज का क्राइटेरिया भी है। अबोव 30 कुछ कंपनीज़ हायर नहीं करती है, कुछ कंपनीज़ हायर भी करती है। सो दिस इज़ द एज बिकॉज़ मेनी कंपनीज़ प्रेफर फ्रेशर्स। फ्रेशर्स को वो करते हैं। जो स्टार्टअप्स कंपनीज़ है वो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। इवन दो यू आर फ्रेशर, अगर आप एक्सपर्ट हो किसी टेक्नोलॉजी में, या आप एक्सपीरियंस हो बट आप एक्सपर्ट हो किसी टेक्नोलॉजी में, वो आपको प्रेफ़रेंस देंगे। सो लाइक दिस। ठीक है, ये होता है। तो वहाँ पे वो फिट नहीं हो पाते। फिर क्या करें? मतलब ये बच्चे क्या करें? एंड अगर उनके ऊपर ये सिचुएशन आए तो वो क्यों आए? कैसे आए? इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो इसमें मुझे एक रियलिस्टिक कुछ फिगर्स को लेके बात करनी है। इफ यू आर हैविंग पेन पेपर प्लीज़ सिट विद दैट। सो देखो, अगर पूरे भारत में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आई थिंक यूपीएससी लगती है। तो अगर यूपीएससी के लिए अगर मान लो 1 साल में, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर द सिंपल एक आंकड़ा कि जहाँ पे 500 लोगों का रिक्वायरमेंट है, 500 ओपनिंग्स है, ठीक है? तो 500 ओपनिंग्स अगर उनके पास है, तो 500 ओपनिंग्स के लिए एप्लीकेशंस कितने जाने चाहिए? थोड़ा बहुत 1000 में, हज़ारों में जाना चाहिए। बट अगर यूपीएससी का आंकड़ा देखो आप लोग, तो यूपीएससी में जो एप्लीकेशंस कर रहे हैं बच्चे, तो वो कुछ लैक्स में होते हैं। मतलब यूपीएससी के एप्लीकेशंस का आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ। यूपीएससी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस मतलब जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किए है गवर्नमेंट एग्जाम अपीयर करने के लिए, वो मैं बता रही हूँ। यूपीएससी एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स में पूछती हूँ गूगल को, एप्लीकेंट्स इन द ईयर 2023, 2023 अभी जस्ट पास ऑन हुआ। तो इसमें अराउंड 11 लाख थे बच्चे, 11 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। अच्छा स्वप्नली आप बता रहे हो 1 लाख, 1 लाख नहीं 12 लाख बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई किया, ठीक है? तो अगर 12 लाख बच्चे हैं, तो 12 लाख बच्चों ने स्टडी किया, बट ओपनिंग्स कितने थे? 500। तो आप अभी डिवाइड करो 500 ओपनिंग्स में 12 लाख बच्चों का क्या परसेंटेज है सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का परसेंटेज आप खुद निकालो, आपके पास कैलकुलेटर होगा। 12 लाख मतलब कितना होता है? टाइप करो 12 लाख, या तो फिर हम ऐसे करते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा आ रहा है। सो 0.04% ये मेरे सामने आंकड़ा है। आपके सामने क्या आया? कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है? देखो आज मुझे फास्ट नहीं बताना, क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हर जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ ना, वो सही तरीके से कम्युनिकेट हो आप सबको। तो कोई मुझे बता सकता है कितना परसेंटेज चांस हो सकता है सिलेक्शन का 12 लाख में से? ऑलमोस्ट 0.00 हो सकता है, राइट? सो अगर आपके सिलेक्शन का चांस 0.04% है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपका क्रैक हो जाएगा? अगर हो भी जाएगा, तो वो किनका हो जाएगा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो उस 12 लाख में से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो हमेशा से कॉलेज टॉपर्स रह चुके हैं। 10th, 12th, डिग्री, हर जगह पे उनको फर्स्ट क्लास है। दे आर एक्सीलेंट, अबव 90% उनका है। तो चलो उनका आंकड़ा निकालते हैं। तो चलो इस टाइप से अगर सोचा जाए तो कुछ 1 लाख तो बच्चे हमने पकड़ना चाहिए, तो वो बच्चे इस कैटेगरी में फ़ॉल हो रहे हैं। तो उनके लिए सिलेक्शन का चांसेस हम निकालते हैं। तो 1 लाख का अगर काउंट है, तो उसमें से 500 वैकेंसीज़ के लिए कितना आना चाहिए? आप देखो एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो। तो वहाँ पे भी परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। तो अगर इतना कम परसेंटेज है आपके सिलेक्शन का अगर यूपीएससी में, तो यूपीएससी के लिए सोचना एक अलग बात है, बट प्रैक्टिकली सोचना भी अलग बात है। तो लेट मी टेल यू हाउ। कि देखो, यूपीएससी करना नहीं चाहिए या एमपीएससी नहीं करना चाहिए, ये मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ पे नहीं। मुझे सिर्फ़ आपको समझाना है कि अगर आप हमेशा से बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट रह चुके हो, मैं बोल रही हूँ एकेडमिक वाइज़, अगर पेपर के ऊपर अगर आपको सच में 80% 90 आ रहे, हमेशा से, विदाउट एनी कॉपी, विदाउट एनीथिंग, यू आर द वेरी अच्छे बच्चे की तरह आपको आ रहे, देन देयर कैन बी सम चांसेस। बट अगर आपको सिर्फ़ आपके पेरेंट्स, कलीग सिर्फ़ बोल रहे हैं आप एक अच्छे बच्चे हो, आपका करियर बहुत अच्छा होगा एंड आप बहुत आगे जाओगे अपनी लाइफ़ में,
अगर इस टाइप के बच्चे हो, तो कुछ नहीं हो सकता, सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। देखो हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं एंड हमारी सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है। जैसे कि मेरे बारे में मेरे घरवाले एंड मेरी सोसाइटी ये सोच रही थी कि सारिका, यू आर वेरी सिंसियर, यू आर वेरी पोलाइट, कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनत करते हो, क्योंकि मैंने भी मेरी इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ाई की थी, ठीक है? ऐसे सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, हर किसी के लिए आती है, क्योंकि जो अच्छे से पढ़ाई करता है। बट फ़िल्टर आउट देखो आप, ये फ़िल्ट्रेशन देखो कि जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ का फ़िल्ट्रेशन आप चेक करो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट में एक मूवी आई थी 12th फेल, आई थिंक आप सबने देखी होगी। कितने बच्चों ने देखी है? कोई हैंड रेज़ कर सकता है? या यहाँ पे कमेंट करके बता सकता है? आई थिंक देखी होगी आप सबने। सो उसमें तो बहुत रियलिस्टिक दिखाया है, बहुत सारा चीज़ है उसमें। तो मुझे आपको डिमोटिवेट नहीं करना है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से, बट मुझे ओपन अपली अच्छा किसी ने बताया, बट मुझे ओपन अपली ये बताना है कि अगर हमारे सिलेक्शन का चांसेस बिल्कुल भी 0.000% है, तो हमें उस चीज़ में ट्राई नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमने एक बार अगर ट्राई कर भी लिया, जैसे कि आई ट्राइड, तो एक बार ट्राई करने के बाद आई गॉट टू नो कि नहीं, मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी है। आई गिव अप दैट एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। तो हमेशा हमारे सामने प्लान ए विद द प्लान बी रेडी होना चाहिए अपने करियर के लिए। अगर यूपीएससी का नहीं हो रहा है, तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी विद द प्लान बी। बट उस सारे चक्कर में हमारे 9 साल, 10 साल, 5 साल बर्बाद हो रहे थे। इसका नतीजा मैं आपको समझाती हूँ कि जो बच्चे काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, तो उनका जो बैकग्राउंड है, तो दे आर यूपीएससी का है। एंड जो यूपीएससी में, लेट मी टेल यू द वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट हियर, कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिलेबस होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं, दोज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आईटी कंपनीज। आईटी कंपनीज में जो एक्चुअल में वर्क होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है, जिसमें कुछ कोडिंग करना पड़ता है, कुछ रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ मीटिंग्स लेनी पड़ती है। तो ये सारा वर्क आईटी कंपनीज में होता है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड रियल टाइम जो एग्जाम्स है, लाइक एमपीएससी, यूपीएससी, तो वो एग्जाम्स में जो चीज़ें आ रही है, वो अभी रैंडम है। कोई भी, लाइक केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स कुछ भी हो सकता है उसमें, हिस्ट्री भी होता है आई थिंक। तो ये सारा होता है एंड ये ज़रूरी नहीं है कि अभी की सिचुएशन का कुछ पॉइंट वो पूछे, और कोई भी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मुझे स्टूडेंट से ये भी पता चला था कि पैटर्न्स भी अलग-अलग होते हैं, वो चेंज भी होते रहते हैं हमेशा। तो अगर इतना सारा चेंजेस उसमें है, इतना सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, तो वो भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए ऑलमोस्ट 8-9 आवर्स या 12 आवर्स, कोई बच्चे 18 घंटे भी पढ़ रहे हैं। तो इतना सारा पढ़ाई करना पड़ता है उसमें, जिसमें बहुत सारा टाइम दो, उसके बाद कुछ साल बर्बाद करो एंड उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उस नॉलेज का, जब आप कोई वो फ़ील्ड छोड़ के जब किसी और फ़ील्ड में जाना चाह रहे हो, आईटी, नॉन आईटी, तो उसमें उस नॉलेज का बिल्कुल भी यूटिलाइज़ेशन नहीं है। कि आप ये नहीं बोल सकते कि आपने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया एंड उसके लिए आप मुझे इतना सैलरी दो। डेफ़िनिटली आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि उस नॉलेज का कुछ भी यूज़ नहीं है रियल टाइम वर्क में, क्योंकि रियल टाइम वर्क आईटी, नॉन आईटी का बहुत डिफरेंट है। उसमें कुछ अलग तरीके के लोग चाहिए होते हैं, जिनको डेली टास्क देना होता है, वो फिनिश करना होता है। कुछ टूल्स होंगे, कुछ कोड्स होंगे, कुछ लैंग्वेजेस होंगी, कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, आई मीन टू से। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली गैप कंसिडर होता है एंड उस गैप की वजह से कोई भी कंपनी आपको लेने के लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि आपने इतने साल जो बर्बाद किए हैं। सो लेट मी टेल यू द फैक्ट कि अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना है, तो आप ये सारा चीज़ माइंड में रखो एंड फिर आप इस चीज़ का प्रिपरेशन करो। तो अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं कि जो जिनको सिर्फ घर से ही ऐसे बताया जा रहा है कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा कुछ आगे जाके हो सकता है, तुम सिंसियर हो, तो सेम पॉइंट में प्रैक्टिकली ये चीज़ सोचो एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके उनको बताओ, समझाओ। क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी आपके लिए नहीं बने, कोई भी बन सकता है। जैसे कि 12th फेल पर्सन भी आईपीएस ऑफिसर बन सकता है ना, बट वो लाखों, मिलियंस, हज़ारों में, करोड़ों में एक है, ये भी समझो। उसके साथ फेल होने वाले भी बच्चे थे। समझने का ट्राई करो, वो मूवी बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए, कि वहाँ पे ना सिर्फ़ उन लोगों ने सक्सेस स्टोरी दिखाया, उसके साथ में फेल्योर स्टोरी भी दिखाया है। सो दीज़ आर द फैक्टर्स एंड इन फैक्टर्स की वजह से कोई भी जो स्टूडेंट्स है या जो ये वीडियो देख रहे हैं, सो ये यहाँ पे ये प्रैक्टिकली सोचने का ट्राई करो। जैसे मैंने आपको थ्रू सम लाइक आंकड़ों को लेके मैंने समझाया कि इस तरीके से ये चीज़ होती है, तो इस तरीके से करो। अब इसमें मुझे और एक चीज़ आप सबको बतानी है।
अब इसमें और एक टाइप ऐसा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की बात है, एमपीएससी। तो एमपीएससी, चलो ठीक है यूपीएससी का नहीं हो रहा, बट एमपीएससी का हम ट्राई करते हैं, बट एमपीएससी में भी सेम हालत है। कोई भी स्टेट में कुछ नंबर ऑफ ओपनिंग्स होती है, एंड अगर वो ओपनिंग्स मतलब अगर मान लो क्लोज भी हो गई, तो उस केस में सिलेक्शन के चांसेस फिर भी मतलब सेम कैलकुलेशन अप्लाइज फॉर एमपीएससी स्टेट के लिए भी। बट हम क्या सोचते हैं कि चलो ये छोटा सा पोस्ट है हमें मिल जाएगा, छोटा सा पोस्ट है हम मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। सो हमेशा चीज़ें प्रैक्टिकली सोचो। ये चीज़ें जो बनी है वो कुछ कुछ लोगों के लिए बनी है जो इन चीज़ों को इन द टाइम पीरियड, मतलब इसमें अटेम्प्ट्स भी होते हैं, तो वो अटेम्प्ट में अगर हो रहा है या कुछ परसेंटेज से आपका अटेम्प्ट छूट रहा है तो वो आप करो, डेफिनेटली वो आपके लिए। बट अगर वैसे नहीं है तो डोंट वेट, आप सालों साल इंतजार मत करो, क्योंकि उन सालों साल इंतजार करने की वजह से आप अगर कुछ जैसे कि एज अ, हाँ, तो अगर आप इतना कर रहे हो तो उसमें आपका एज निकल निकल रहा है। जैसे कि अगर कोई बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, वो बहुत मतलब पुराने पास आउट है, 17 2017, 18, 19। तो ये अगर हमारे पास आ रहे हैं तो वी आर जस्ट सिंपली सेइंग देम कि इतना अभी आप आपका टाइम हो गया है, फिर इतना एज हो गया है, तो अब हम आईटी के लिए कैसे आपको ये करें, ट्रेनिंग दें। तो ये भी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ में या आपके साथ में जो भी आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनके साथ ऐसा ना हो। तो ये इस सेशन का इंटेंशन था कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आईटी करियर में जाना है तो उसके लिए कुछ एज फैक्टर्स भी है, उसके लिए कुछ एटलीस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन भी नेसेसरी होता है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचना है तो अभी से आगे प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करो, एंड जो जाना चाह रहा है उसको भी आप समझाओ। सो दिस इज द फैक्ट कि एज फैक्टर एंड एज निकलने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि अभी एज अ महाराष्ट्रियन पर्सन, व्हाट आई फील इज दैट कि अगर शादी भी करनी है तो उसके लिए पोस्टपोनिंग, फिर उसके बाद लड़की वाले पूछेंगे कहाँ पे जॉब कर रहे हो, फिर जॉब नहीं है, फिर एंड सबसे इम्पोर्टेंट सबसे खराब सिचुएशन तो ये है कि जब ये बच्चे कुछ साल बर्बाद करने के बाद जब आईटी नॉन आईटी में जॉब करते हैं तो इनको बहुत कम सैलरी होती है, क्योंकि वो फ्रेशर की तरह ज्वाइन करते हैं। सो इतने कम सैलरी में कोई भी मतलब कोई भी जो रिश्ता होता है वो इतना इजीली नहीं बन पाता। तो ये भी बड़ा तो मतलब खामखा इतना टाइम चला जाता है, एंड फिर उसके बाद जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर जीरो से स्टार्ट करना है ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है, क्योंकि अगर हम यूपीएससी एमपीएससी की के प्रिपरेशन के लिए अगर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे पहले से ही, एंड अगर वही हमारा सारा खर्चा उठा रहे, तो जब बात आती है जॉब करने की तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। देखो 12 घंटे घर में बैठ के पढ़ाई करना एंड 8 घंटे किसी ऑफिस में जाके काम करना, दोनों चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है एंड डिफरेंट है। सॉरी डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट है। तो ये गारंटी नहीं कि आपको वो एनवायरनमेंट मैच होगा, तो इस चक्कर में 1-2 जॉब ऐसे ही चले जाते हैं, एंड फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके, बट इन सब में आप लोगों का जो एज है जैसे कि जो कर रहे लोग, सो हाँ, तो कोई पूछ भी रहा है 30 इयर्स ओल्ड, सो तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो कोई भी चीज़ जो है जैसे कि अगर आपको आईटी नॉन आईटी के लिए प्रिपरेशन करना है, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये चीज़ भी देखो कि आप कितना टाइम दे रहे हो उस चीज़ को, या कितना टाइम बर्बाद अगर कर रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिजेक्शन होगा। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट मुझे पूछ रहा है कि 30 इयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे येस देयर आर सम चांसेस। देखो कोई-कोई कंपनीज़ है, कोई-कोई एमएनसीज़ है, उनके स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि अगर आप फ्रेशर ऐसे जॉइन करना चाह रहे हैं तो फिर वो एज होना चाहिए। कोई 30, 32 ईयर, 35 इयर्स का फ्रेशर नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो अगर आपका एज 35 है, तो आपके पास में कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये उनका एक्सपेक्टेशन होता है, समझ गए? तो आपने अगर कुछ अलग टाइप का काम किया है, तब आप फ्रेशर नहीं हो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से, बट अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते बैठा है, तो उसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना आईटी का है, ना नॉन आईटी का है, कोई भी नहीं है, एंड फिर वो बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो बता नहीं पाते कि हम इतने साल क्या कर रहे थे। अगर वो बता भी रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो नॉलेज कुछ काम का नहीं आईटी के लिए, समझ रहे हो? अगर आपको सही लग रहा है वीडियोस तो आप लाइक करो, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 टू 10 स्टूडेंट्स आर देयर, सो यू कैन डेफिनिटली लाइक दिस वीडियो अगर आपको बातें सही लग रही तो, ठीक है? तो मेरे कहने का ये मीनिंग है निधि कि ऐसा नहीं है कि आपका एज 30 है। मेरे कहने का ये मीनिंग है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, तो वो वहाँ पे ये हो रहा है क्या, मतलब वैलिड है क्या उतना, नॉन आईटी आईटी का आपने कुछ ना कुछ काम किया है, वो वहाँ पे दिख रहा है क्या? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन दिस।
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो मेरे कहने का ये मीनिंग था कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप मतलब एंड फ्रेशर भी हो, अगर आपका एज मान लो फ्रेशर होके भी 35 है, तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस हो उस फील्ड का। अगर वैसे नहीं है तो फिर वहाँ पे सिंसेरिटी फैक्टर आ जाता है, ठीक है? तो अब मुझे एक-एक करके मैंने कुछ पीपीटीज़ भी बनाई है, एक-एक करके मुझे और डीप में एक्सप्लेन करना है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चेक योर जनरेशन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल चेक योर जनरेशन मतलब क्या कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आईटी है, तो आईटी के लिए अगर आपको जाना है इस फील्ड में, तो अगर आपको एडवाइस लेना है, तो आपको इस ऐसे किसी पर्सन से लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी आईटी में कर रहा है कुछ साल से। बट सिर्फ़ एक पर्सन से लेके नहीं, क्योंकि उसका एक लुक आउट होता है या उसका कुछ पर्सपेक्टिव होता है उस पर्टिकुलर फील्ड को देखने का, तो वो अपने हिसाब से आपको गाइडेंस देगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट बहुत सारे बच्चे अपने रिलेटिव्स फैमिली से बात करते, इस टाइप के लोगों के साथ बातें होती है जिनको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। एंड हम फिर वो चीज़ फील्ड चूज़ करते हैं एंड उसमें हमारा नुकसान होता है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर करियर में जाना है, तो उसके पहले आप किसी पर्सन से उस चीज़ का एडवाइस लो जो कुछ साल से कर रहे हैं, सिर्फ़ एक पर्सन का नहीं, कुछ 2-4 लोगों का आप लो, थोड़ा एक्सप्लोर करो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस फील्ड में क्या है? अगर मुझे जाना है इस फील्ड में, तो इस फील्ड के अप्स डाउन्स क्या है? चैलेंजेस क्या है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे सैलरीज़ कितनी मिल सकती है? उसका बेस क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट आईटी में देखो पैकेजेज़ के साथ-साथ स्किल सेट भी देखो, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर स्किल्स आप सिर्फ़ पैकेजेज़ देख रहे हो, तो पैकेजेज़ ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए स्किल सेट होना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या-क्या स्किल सेट कैरी करो, क्या स्किल सेट अपग्रेड करने के लिए रेडी हो, उसके बेसिस उसमें ग्रोथ होता है। आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि हाँ, मैंने आज आईटी में जॉइन कर लिया, अभी 6 महीने के बाद मेरा सैलरी ग्रो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि आईटी में इनपुट्स आर इक्वल टू योर स्किल सेट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है, अगर आपको अभी बेसिक आ रहा है, तो कुछ महीनों के बाद आपको फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ टूल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाके ग्रोथ के चांसेस है। सेम काम करते-करते फिर जैसे कि गवर्नमेंट में लोग रिटायर हो जाते हैं ना, वो फैक्टर आईटी में नहीं है। आईटी इज़ टोटली डिफरेंट कि चलो वहाँ पे मेरी जॉब फिक्स है, अब मैं सो भी जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे गवर्नमेंट जॉब आप सबको पता है, तो ये टाइप का यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? तो जनरेशन का मीनिंग ये था कि अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, तो आप आपका जो पीछे वाला जनरेशन है ना, उनसे मत पूछो, क्योंकि वो जा चुका है, वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। क्योंकि आजकल का जनरेशन बहुत फास्ट है, अलग है, ऐसा नहीं है। आजकल का जनरेशन आपका जनरेशन है, तो आप आपके जैसे लोगों से बातें करो। आपके जो आगे जा चुके हैं, तो उनसे बातें करो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को एंड फिर आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये चीज़ मेरे लिए सही भी है या भी नहीं है। ये सारा आपको समझ आ जाएगा, वरना नहीं है। अगर सिर्फ़ अपने पेरेंट्स आपको बता रहे हैं, आपके पेरेंट्स कि हाँ, नहीं, तू एक अच्छी बच्ची है, तू एक अच्छा बच्चा है, तेरा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तू पढ़, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल फैक्ट। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग मार्केट का सर्वे। एक बार मैंने किया था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड का मैंने निकाला था। सो अगर यहाँ पे लेट मी जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बताती हूँ हर चीज़। तो स्क्रीन शेयर करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है, सो मुझे ये करके बताना होगा। तो इंजीनियरिंग मार्केट सर्वे मतलब कितने इंजीनियर्स एवरीडे पास आउट होते हैं। सो ऑलमोस्ट 2,37,369 सीट्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन महाराष्ट्र एंड एक्चुअल रेशियो इज 80% फॉर प्लेसमेंट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो समझो, सेंटेंस अच्छे से समझो, ये सेंटेंस मैंने गूगल किया था। सो सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 80% है। तो जब आप टेक्निकल फील्ड चूज़ कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि आप कौन-सा स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ कुछ भी ब्रांचेस होता है उनका, केमिकल, मैंने प्रीवियसली क्या सुना था, एरोस्पेस, एरोनॉटिक्स, ये सब था। तो आई सिंपली सेड कि आपने जो ब्रांच सिलेक्ट किया, तब आपने किसको पूछा था?
सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, वहाँ से एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होता है। मतलब कि अगर आपको खुद को पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है आईटी में, व्हाई नॉट आईटी? व्हाई नॉट कंप्यूटर? एंड ये अगर पता भी है एंड फिर भी हम गलत करें तो बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता यूनिकनेस। जैसे कि अगर आप मार्केट का देखो, फॉर एग्जांपल अगर पुणे की बात है, यहाँ पे कितने बच्चे पुणे से बिलोंग करते हैं? कितने बच्चे? कैन यू से यस? तो अगर पुणे सिटी का, आप मेट्रो सिटी जस्ट लाइक अ पुणे आप देखो, तो यहाँ पे 2-4 आईटी पार्क्स तो डेफिनेटली है, कुछ मिलियंस लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये माइंड में रखते हुए हम ये चीज़ डेफिनेटली सोच सकते हैं ना कि मार्केट भी अच्छा है एंड फिर ये टेक्नोलॉजी में ग्रोथ भी अच्छा है, तो हम ये चीज़ क्यों करें? बट बहुत सारे बच्चों को ये गाइडेंस ही नहीं मिलता जब वो इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर रहे होते। उनको ये पता ही नहीं होता कि मुझे कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए, उनको कोई बताने वाला नहीं होता। उनके सामने एक दो टीचर्स होते हैं उनके कॉलेज के, एंड फिर सिर्फ अपने पेरेंट्स होते, कोई रिलेटिव्स होते, तो या तो फिर कोई नेबर्स होते, एंड नेबर्स कभी किसी का भला नहीं चाहते। वो ऐसी चीज़ बताते हैं ना जो बिल्कुल काम की नहीं है। समझो इस चीज़ को, आपके नेबर्स कभी, राइट, आपके नेबर्स कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है, वो हमेशा गलत चीज़ बताएंगे, एंड हम बिलीव कर लेते हैं क्योंकि हमें बताने वाला ही कोई नहीं होता। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रैक्टिकली सोचो कि क्या है, उसके लिए रिसर्च कर सकते हो आप, ठीक है? अभी यहाँ पे मुझे और एक बताना है कि रिपोर्ट न्यू दिल्ली का, द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हैज रजिस्टर्ड द लोवेस्ट प्लेसमेंट रेट 43% इन 2020-21 इन 10 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एनालिसिस बाय एक कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने ये एनालिसिस किया है। तो जबकि अभी ये रिपोर्ट बता रही है जो स्पेसिफिकली कहीं से बन चुकी है, बन के आई है, रियल में है वो। अगर सिविल इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट के चांसेस सिर्फ 43% है, हम वो स्ट्रीम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? भाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। सो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। मतलब अगर कोई भी, जैसे कि यूपीएससी एनपीएससी का मैंने बताया मार्केट रिसर्च, या तो फिर प्रैक्टिकली कैसे सिलेक्ट करना है, वैसे ही अगर इंजीनियरिंग के बारे में देख रहे हो तो आपका फ्यूचर प्लान रेडी होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पुणे जैसी सिटी में या मुंबई जैसी सिटी में आपको सेटल होना है, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री कितनी है? अगर आपको मैकेनिकल में जाना है तो मैकेनिकल इंडस्ट्री कितनी है? सिर्फ साइज देखना नहीं होता है, उसमें मैन पावर भी देखना होता है, हायरिंग देखना होता है, हर साल कितना हायरिंग होता है, कितना इंडस्ट्रियल रेवेन्यू जनरेट, एंड ये सारे जो अमाउंट्स है, ये सारे फिगर्स जो है, ये डेफिनेटली गूगल के ऊपर मिल भी जाते हैं। दोज आर वेरी सिंपल बिकॉज बिजनेसेस है, न्यूज़ है, हर जगह पे है। तो ये रिसर्च करके थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के हमें अपना करियर सिलेक्ट करना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अपना एज उसमें चला जाता है, टाइम बर्बाद होता है, फिर एंड में हमें पता चलता है अरे ये तो फील्ड में कुछ था भी नहीं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास में, फिर केमिकल के ज़्यादा नहीं आते, सिविल इंजीनियरिंग के भी आते हैं, एंड फिर वो बोलने लगते हैं कि हमें अब आईटी में आना है। मुझे ये नहीं बोलना कि आईटी उनके लिए नहीं बना है, आईटी सबके लिए ओपन है। आईटी का सिर्फ एक ही रूल है, आपका फ्लुएंट कम्युनिकेशन, इंग्लिश फ्लुएंट कम्युनिकेशन, एंड आपका टेक्निकल अच्छा होना चाहिए। ये इतना सिंपल रूल आईटी ने रखा है। बट आपने इसके पहले कोई कोडिंग नहीं किया है, या तो फिर आपको पता ही नहीं, तो फिर आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल न्यू है। आपके लिए ये ज़ीरो है स्टार्टिंग से, या आपके लिए ये थोड़ा-सा हार्ड वर्किंग है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट थोड़ा-सा उसमें टाइम जाता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है कि अगर करियर सिलेक्ट करना है तो एटलीस्ट प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है? अब इसमें और एक मैंने ऐड किया है। हाँ, अभी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मुझे बताना है, अगर आप किसी चीज़ का डिसीज़न लेना है, तो डिसीज़न इस बेसिस नहीं लेना लेना होता है कि मुझे क्या लगता है, मुझे क्या फ़ील होता है। जैसे कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं साइंटिस्ट बनूँ, तो मैं बन गई साइंटिस्ट, ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या फ़ील कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्केट रियलिटी क्या है, सिलेक्शन का परसेंटेज क्या है, ये रियलिटी समझना ही ज़रूरी होता है। देखो, हम हमें जनरली ना बचपन से पूछा जाता है, मतलब छोटे बच्चों को ये पूछा जाता है, एंड जब हम 5 इयर्स एंड उसके अंदर होते हैं तो बहुत मज़े से पूछा जाता है थ्रू रिलेटिव्स, थ्रू पेरेंट्स, कि भई आपको आगे जाके क्या बनना है? हम भी पूछते, मैं भी मेरी बेटी से पूछती हूँ हमेशा, तुझे आगे जाके क्या बनना है? तो वो बहुत हैपीली कुछ ना कुछ बता देती है, उसको कुछ पता भी नहीं होता। तो हमें अगर कोई पूछ रहा है तो हम उनको बोलते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या जो भी है हम बोल देते हैं। तो ये चीज़
वहाँ से ये होती है, माइंड में चली जाती है। तब से लेके अभी तक कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे इंजीनियर बनना है, वॉव! नाइस, इंजीनियर बहुत अच्छा कमाते हैं, चलो मुझे भी बनना है। हमने हमेशा ना किसी न किसी का स्टोरी सुना होता है, या हम सुनते रहते हैं एंड किसी का स्टोरी सुन के हमें ऐसा लगता है कि हम उनके जैसे बन जाएँ। बट हम ये भूल जाते हैं कि रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकल आंकड़े क्या है, या फिर मार्केट क्या कह रहा है, ये सारा देखना हम भूल जाते हैं एंड वी स्टार्ट बिलीविंग ऑन कि हाँ, मैं जो चाहती हूँ मैं बनूंगी। ऐसा नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट है आप अंडरस्टैंड करो कि आप जो चाहते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रियलिटी मार्केट की जो है वो अंडरस्टैंड करो। टेक डिसीजन ऑन मार्केट रियलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड रेशियो ऑफ गेटिंग प्लेस। what is your parents saying is not important, what is your inner mind saying is also not important। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसे सोचते हैं ना कि हाँ, मेरी मन से इच्छा है एंड फिर मेरा तो होना ही चाहिए, मुझे तो ऑफिसर बनना ही है, मुझे तो ये करना ही है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है आप उस चीज़ का एनालिसिस करो, अभी करो। अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी करो कि क्या सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, कितना बड़ा क्राउड है, मेरी क्या कंपटीशन है, मेरी क्या कंपटीशन हो सकती है, एंड फिर उनसे अगर मुझे डिफरेंट रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। समझ गए? तो तभी ये जो मैं सेशंस ले रही हूँ अभी एवरी सैटरडे ऑनलाइन या क्लासरूम में, तभी इन सारे सेशंस का कुछ मीनिंग है कि चलो मतलब एज ए महाराष्ट्रियन गाइड कि मैं कुछ मेरे बच्चों को समझा रही हूँ, स्टूडेंट्स को समझा रही हूँ, उनको समझ आ रहा है। क्योंकि ये मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो ये उनके साथ नहीं होना चाहिए। उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। उनको लाइफ में जो चाहिए वो ऑन टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनका राइट है। अगर ग्रेजुएशन किया है, इतने साल उन्होंने इन्वेस्ट किए, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका होना चाहिए। एटलीस्ट ऑन टाइम सैलरी आनी चाहिए, ऑन टाइम मैरिज एंड ऑल दोज़ थिंग्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सबको आज ये करियर के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि जितना भी मैंने फेस किया है, मतलब द स्टूडेंट्स हू आर कमिंग टू अस फॉर देयर प्रॉब्लम्स एंड हम लोग उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, इनके साथ ये चीज़ हो गई कि उनके इतने साल बर्बाद हो गए। बट ये जो अभी नया जनरेशन आएगा या आने वाला है, तो थ्रू दिस सोशल मीडिया, थ्रू दिस यूट्यूब, एटलीस्ट आई शुड टेल देम कि दिस इज़ हैपनिंग नाउ एंड ये आगे ना हो किसी के भी साथ। तो इसलिए आज का जो सेशन है, हाउ टू चूज द राइट करियर, तो दैट इज नॉट अप्लाइंग ओनली फॉर यूपीएससी एमपीएससी, दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग। लाइक नॉन आईटी के लिए है, आईटी के लिए है, सबके लिए है। तो ये चीज़ें हैं। पैशन तो तब बनता है, देखो कोई भी चीज़ का पैशन और उसका अर्निंग, ये दोनों चीज़ें समझो। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई जॉब जॉइन कर ली, ठीक है? एंड वो आपका पैशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, कोई भी डिपार्टमेंट समझो, एंड ना उसमें आपको मान लो ये नहीं हो रहा, आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट यू आर नॉट गेटिंग लाइक फुल्ली पेड, और जो भी है वो नहीं आ रहा है, तो क्या वो पैशन रहेगा या जाएगा? देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी ये मेरी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी जो हाफ आवर बचा है उसमें जो मैं बातें बताऊंगी, अभी जो मैंने बताया अभी तक, दैट वाज द प्रैक्टिकल फैक्ट्स। अब इसके बाद एक मोटिवेशनल होगा एंड वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सबको बताऊं। तो आप मुझे बताओ कि जब आप कोई चीज़ में काम कर रहे हो एंड वो आपका पैशन था, आपको पैशन से वो मिला, बट उस काम में अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपके पास वो स्किल सेट नहीं है एंड इस वजह से आपका जो इनपुट्स है वो रुका हुआ है, आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? आप छोड़ दोगे या कंटिन्यू करोगे? प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट्स अभी है, यस और नो में आप आंसर दो चैट बॉक्स में। लेट मी रिपीट टिल टाइम, आप अगर आंसर कर रहे हो तो लेट मी रिपीट कि अगर आप कोई काम कर रहे हो जो आपका पैशन है एंड वो करते करते आपको उससे प्रॉफिट नहीं मिल रहे, या फिर आपको इनपुट्स नहीं मिल रहे, तो करोगे या नहीं? बताओ। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, मैं कर रही हूँ, मुझे कोई मिला नहीं इनपुट, मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं आए, करोगे या नहीं? डेफिनेटली आप नहीं करोगे ना, क्योंकि यू विल गेट डीमोटिवेटेड कि अरे नहीं हो रहा है, मेरा भले ही पैशन है बट मुझसे नहीं हो रही वो चीज़, मुझसे नहीं हो पा रही है। तो कभी भी अपने पैशन को एंड आपके फीलिंग्स को मिक्स नहीं करना है। नेवर डू दैट। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये मेरा पैशन था बट उससे अगर आपका कुछ अर्निंग नहीं हो रहा, सो ये पैशन का एंड अर्निंग का रिलेशन आपका नहीं बन सकता। बीइंग वेरी फ्रैंक,
जो चीज़ आपको अर्निंग देती है, जहाँ से आपका अर्निंग होता है, आपको वही करना पड़ता है, जो आपके लिए बना है, सबसे इम्पोर्टेंट। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, इससे अच्छा आप अगर कोई काम कर रहे हो, तो उस काम से जो आपको इनपुट्स मिल रहा है, अगर वो अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो हम करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे अभी तो 2-4 1-2 वीक्स पहले एक कॉर्पोरेट में वर्क कर रही थी एक एक लड़की मेरे पास आई एंड वो मुझसे काउंसलिंग लेना चाह रही थी। तो उसने मुझे क्या बताया कि मैम आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 6 इयर्स मैं आईटी में वर्क कर रही हूँ। आई एम द फुल स्टैक डेवलपर, आई नो एवरीथिंग, बैक एंड फ्रंट एंड, आई नो एवरीथिंग। आई हैव वेरी गुड गुड एंड लाइक बहुत अच्छी खासी सैलरी है, बट इतना वर्कलोड है कि रात को 2 कब बजे एंड 4 कब बजे ये पता ही नहीं चलता। एंड अगर मेरा इतना टाइट शेड्यूल है, मेरा सैटरडे संडे भी वर्किंग है एंड इतना सब कुछ है, तो अब मेरी शादी होने वाली, मैं शादी करने वाली हूँ, तो मैं मेरे फैमिली को टाइम कब दूँ? तो अभी मुझे ये जॉब नहीं करना है, या तो मुझे कोई ऐसी चीज़ में जाना है जिस चीज़ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। तो ये सिचुएशन लेके एक लड़की मेरे पास आई थी। तो मैंने उसको अपफ्रंटली बताया कि देखो भई, मेरे पास तो ऐसे बच्चे आते हैं कि जो हमेशा सैलरी हाइक के बारे में बात करते हैं। उनको अच्छा पैकेज चाहिए एंड इसलिए वो पढ़ना चाहते हैं। वी आर अ ट्रेनिंग सेंटर। तो यू आर द फर्स्ट पर्सन कि जो फ्रस्ट्रेटेड है अपने काम से एंड फिर आपको अभी इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं चाहिए, सैलरी भी नहीं चाहिए, यू आर हैप्पी विद द वेरी लेस सैलरी एंड आपको ऐसा कोई जॉब चाहिए जिसमें स्ट्रेस ना हो। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। किसी एक पर्सन को मान लो 10 लाख की सैलरी की आदत लग चुकी है, वो कैसे 15,000 या 30,000 की सैलरी में हैप्पी रह सकता है? मैंने सिर्फ़ उसको एक ही क्वेश्चन पूछा, हाउ यू कैन बी सो हैप्पी? तो उसने मुझे एक ही आंसर दिया कि मेरे अकाउंट में अभी जितने भी पैसे पड़े हैं मैडम, तो वो भी मेरे कुछ काम के नहीं है ना, वैसे भी कुछ काम के नहीं है। ना मुझे घूमने जाने के लिए टाइम मिल रहा है, ना फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए मिल रहा है। मेरे हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, मैं मोटी होते जा रही हूँ, मैं कैसे करूँ मेरी शादी वगैरह, उसके बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम्स थे, दैट वाज़ ट्रू। बट फैक्ट ये था कि वो उसको मैंने जब काउंसलिंग किया, मैंने उसको समझाया कि देखो आपको ऐसा लग रहा है तो देयर कैन बी सम अदर वे, बट इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आप अपस्किल करके खुद को डाउनग्रेड करो, ये कभी नहीं होता, ये कोई भी एचआर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आप ट्राई छोड़ दो, जो है उसमें आप कुछ अलग कंपनी चूज़ करो, शायद वहाँ पे अलग कल्चर होगा, ये मैंने उसको एडवाइस दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो ये है काम करने का जो स्पीड है एंड जो भी चीज़ है जो कर रही है वो, एंड वो कुछ साल से कर रही है एंड उसको उस पैसों की भी आदत लग चुकी है। तो इतना जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चाहे उस दिन वो शायद ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो गई, बट ऐसा नहीं, क्योंकि एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई अच्छे से अर्न कर भी रहा है ना, तो उसके ऊपर उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होता है, जैसे कि कुछ ईएमआईज़ होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो फ्रस्ट्रेशन में लोग ऐसे बोलते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। सो फैक्ट समझो कि अगर आपका करियर आप अगर सही भी चूज़ करो तो दैट्स फाइन, बट अगर गलत करियर चूज़ करो, उसमें अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो बिल्कुल भी गलत डिसीज़न है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई भी स्टूडेंट्स अगर वो सही तरीके से अगर पढ़ रहे हैं तो दैट्स फाइन, बट अगर उनके साथ में कोई फ्रेंड्स है, कलीग्स है, या तो फिर कोई और भी लोग हैं जैसे फैमिली में, एंड वो उनके करियर के बारे में सोचना चाहते हो, तो वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकली सोचे। गूगल में जाके कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाले, अगर एडमिशन भी लेना है किसी और स्ट्रीम के लिए, इंजीनियरिंग है या एमसीए, बीसीए, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। तो अगर इस टाइप का कुछ डिसीजन है, तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करो, ऐसे किसी के पास जाओ, नॉट नॉट फॉर द लाइक पीपल अराउंड यू, बट देयर आर लॉट ऑफ लाइक पीपल अराउंड ओवर हियर कि वो आपको करियर में गाइड कर, करियर गाइडेंस भी होते हैं बहुत जगह पे, वो आपको सही से बताएँगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकली अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये जानना ज़रूरी है। फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। सो जस्ट लाइक कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अ, हाँ, एंड फिर इसमें ओके, सो जस्ट लाइक मैंने स्टार्टिंग में बताया कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते-करते बहुत टाइम बर्बाद करना ऐसा भी नहीं है। सो ये फील्ड है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है क्या? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज़? अगर कुछ क्वेरीज़ है तो प्लीज़ आप पे करो। चैट बॉक्स में आप टाइप करके बताओ, लेट मी हैव अ वाटर।
देखो अभी लास्ट 3 पॉइंट्स है। अब देखो फील्ड कोई भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड कोई भी हो, कोई भी करियर हो, हमें खुद की प्लेस बनानी पड़ती है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई भी फील्ड में जा रहे हैं तो वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू एक्सेप्ट लॉट मेनी फेल्यूर्स, देन यू विल गेट व्हाट यू वांट। कोई भी फील्ड हो जिसमें हमें स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम गए हमें सब कुछ आ रहा है हमारा सिलेक्शन हुआ, इट्स नॉट दैट मच इजी। each and even I have to also struggle. I struggled in my life. First 3 jobs जो मैंने किए थे, I struggled there. तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अपनी प्लेस खुद बनानी पड़ती है। तो इसमें मुझे एक आपको मैसेज देना है सबको, तो वो ये है जनरली, इफ़ वी विश टू हैव समथिंग फंटेस्टिक, लाइक अगर हमें कुछ बहुत एक्सीलेंट फंटेस्टिक चाहिए, वी शुड हैव मैक्सिमम वेटिंग कैपेसिटी, पेशेंस टू हैंडल फेल्योर्स एंड एक्सेप्ट द फेल्योर एज अ लर्निंग। आज के क्लासरूम के सेशन में मैंने सबको बताया कि जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मिस्टेक्स नहीं करोगे। जब तक कि आप मिस्टेक्स नहीं करोगे आप इम्प्रूव नहीं करोगे। एंड जब तक कि आप इम्प्रूवमेंट्स नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे, तब तक आपको वो सारा नहीं मिल सकता जो आपको चाहिए, एंड आपको जॉब चाहिए। समझ गए? तो प्रैक्टिस इज डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस। प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मिस्टेक्स, एंड मिस्टेक्स अगर हमने मिस्टेक्स का इम्प्रूवमेंट किया तब वो कुछ परसेंटेज में सक्सेसफुल का रीजन बन सकता है, वरना नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हमें हमारी जगह बनाना है तो उसके लिए कीप ऑन ट्राइंग, वी हैव टू स्ट्रगल, एंड अगर उसमें भी हमें फेलियर आ रहा है तो वी हैव टू कीप पेशेंस, एंड थ्रू दैट वी हैव टू लर्न व्हाट मिस्टेक्स वी हैव डन। तो हमें लर्निंग लेना पड़ता है मिस्टेक से। सिर्फ मिस्टेक कर रहे हो रिपीट रिपीट सेम सेम मिस्टेक कर रहे हो, क्या होगा? आप इरिटेट हो जाओगे। ये जो जर्नी है ना आपका, ये आपको बोरिंग लगेगा, यू विल नॉट एंजॉय दिस। एंड आईटी जॉब लेना ये जस्ट लाइक अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। हाँ अभी मिला, आप क्या आप कुछ नहीं, ऐसा नहीं। यू हैव टू कीप स्टडिंग, यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। इट्स वेरी सिंपल। कुछ चाहिए तो उसके लिए हमेशा कंस्टेंटली एफर्ट्स डालना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, फेलियर से सीखना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप लोगों में से कुछ लोगों को आईटी में हुआ एंड फिर वो लाइफ टाइम के लिए सेट हो गया, ऐसा नहीं होता। वो जॉब के लिए वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपके सामने, अभी इससे भी ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट आपको डेडलाइंस माँग सकता है, कुछ भी हो सकता है, लीडर, मैनेजर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो वहाँ पे आपको आज जो आप वर्क कर रहे हो, आज जो स्टडी कर रहे हो, उसके बाउंड्रीज़ के बाहर जाना पड़ेगा, उससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप 4 अवर्स आज कर रहे हो पढ़ाई, 4 अवर्स, तो 8 अवर्स भी करना पड़ सकता है ना जब जॉइन करोगे। अगर टास्क नहीं पूरा हो तो रात को 2 बजे तक भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये सारा चीज़ है, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन कि हाँ, चलो मिल गया, अब हो गया, ऐसा नहीं होता। मिलने के बाद भी करना पड़ता है। मेनी टाइम्स अवर फैमिली मेंबर्स डिसाइड टू चूज़ द फील्ड, ये हो गया। सो ये जो था आज का सेशन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अब हमें करना क्या चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स से मैंने निकाले: एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, एस्टिमेट, प्लान, जजमेंट। लास्ट में जजमेंट लिखा है। लास्ट में जजमेंट बनाना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने से अच्छा। देखो करियर एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात मतलब क्या? कुछ साल के लिए, आप कुछ आवर्स के लिए एंड कुछ ईयर्स के लिए अगर काम कर रहे हो आपके आपके करियर के लिए, एंड उसी के ऊपर पूरे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले, तो इसको इतना ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी सीरियस कि हमें अब क्या करना चाहिए। एनालिसिस करना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स निकाल के एस्टिमेट करना चाहिए, फिर उसका प्लान होना चाहिए। अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि अगर मान लो प्रिपरेशन ही करना है किसी चीज़ का, तो प्लान आपके पास ये होना चाहिए कि मैं कितने आवर्स पढ़ाई करूँ, मैं मेरा डेली रूटीन कैसे मेंटेन करूँ, ठीक है, मैं टेक्निकल चीज़ों का कितना प्रिपरेशन करूँ, मैं नॉन टेक्निकल का कितना करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, हू विल बी द मेंटर, ये सारा होना चाहिए प्रिपरेशन। दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ प्लान। कितने महीने में करूँ, क्या-क्या करूँ, एंड फिर आपको जजमेंट फिर आपका जजमेंट बनेगा। अब यहाँ पे लास्ट एक ही पॉइंट बचा है, वो है इज़ मनी मैटर और पैशन मैटर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या मैटर करता है ज़्यादा करियर के लिए, पैशन मैटर करता है, पैसा मैटर करता है? क्या लगता है आपको? कोई मुझे आंसर कर सकता है
एनीवन? इज मनी मैटर और पैशन मैटर? आप किस चीज के लिए करियर करना चाह रहे हो भाई? पैसों के लिए करना चाह रहे हो या पैशन के लिए? अच्छा, कोई बोल रहा है मनी। ओके, पैसों के लिए, गुड। और और कोई मुझे ऑप्शन दे सकता है? एनीवन, बिकॉज आई वांट टू सी द आंसर्स। को जॉब करनी है तो क्या मैटर करता है? पैसा मैटर करता है आपके लिए? सैलरी मैटर करती है या आपका पैशन मैटर करता है? क्या, कौन बता सकता है? मनी। अच्छा चलो ठीक है, सबके लिए मनी मैटर करता है, ओके। तो आई एम नॉट अगेंस्ट यू। अगर आपने मनी रिप्लाई दिया तो आई एम नॉट अगेंस्ट यू। बट मुझे एक चीज बतानी है, आप सबको पूछनी है, आई मीन बतानी नहीं, पूछनी है। देखो, आपको रोज पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, आप खुश नहीं हो क्योंकि आपका पैशन नहीं है, वो काम करना आपका पैशन नहीं है। तो क्या उस जॉब में जो चैलेंजेस आएंगे वो आप फेस कर पाओगे? टारगेट से पूरे कर पाओगे? क्या सोचोगे आप? चलो जाने दे यार, मैं क्यों करूँ? क्या आपको उतना इंटरेस्ट रहेगा? कोई आंसर कर सकता है अभी? आई थिंक थ्री थ्री ऑफ यू सेड मनी। नाउ यू प्लीज आंसर वन बाय वन। मेरे क्वेश्चंस का आप वन बाय वन आंसर दो। आपको पैसे मिल रहे हैं, गुड। कुछ प्रॉब्लम्स आए, जैसे डेडलाइंस है, डेडलाइंस आ गई, आपका प्रोजेक्ट तो बना ही नहीं है, एंड पैशन नहीं, इसलिए आप वो कर भी नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, चलो वो भी छोड़ो। बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग पैशन, आप किस इंथुजियास्टिकनेस से बात करोगे आपके टीम मेंबर से कि चलो मुझे पैसे मिल गए, मेरी सैलरी मिल गई, अब तो मैं जा रही हूँ, ऐसा करोगे? क्या करोगे? देखो, मेरे कहने का ये मीनिंग है कि पैशन एंड मनी दोनों इम्पोर्टेंट है। देखो, मनी आपकी ज़रूरत है, पैशन आपकी जर्नी है। अगर आप उस चीज़ को आपका पैशन नहीं बनाओगे तो आप वो जर्नी एंजॉय नहीं करोगे, एंड सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जर्नी। सक्सेस ऐसा कोई नहीं है कि मिल गया बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ट्रिप के लिए जाना है, मान लो आपको ट्रिप के लिए जाना है मनाली, तो आप उसके बारे में सोचोगे ना, जाना है जाना है जाना है, गए बस हो गया। बट अगर आप उस जर्नी के बारे में सोचोगे, हाँ चलो आज मैं बैग पैक कर रहा हूँ, या फिर आज मैंने ये सारे स्वीट्स मेरे साथ में रखे, या तो फिर मैंने गाड़ी बुक की, अच्छा ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है, चलो मैं पहले फोटो खींचता हूँ। अच्छा चलो बीच में तो बहुत अच्छा नज़ारा आया, मैं रुक के थोड़ा देख लेता हूँ। आप जर्नी एंजॉय करोगे तो कैसा होगा? इट विल बी ब्यूटीफुल, राइट? इट विल ऐड ऑन योर टाइम। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो अरे ठीक है चलो मनाली आ गए, हो गया मेरा जर्नी, हो गया मेरा डेस्टिनेशन, मिल गया मुझे, अब क्या? अब तो कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट हुआ, ऐसा फील होगा। जस्ट लाइक दैट, आप जॉब भी करोगे, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ भी नहीं। अगर मनी अच्छी मिल रही तो आई विल क्रिएट पैशन। अच्छा, ये तो ऐसे हुआ ना, जैसे कि कुछ बच्चे हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर को बोलते हैं, मैडम आप पहले इंटरव्यू अरेंज करो, फिर हम गाँव से आते हैं। मैडम बोलती है आप पहले गाँव से आओ, मैं इंटरव्यू अरेंज करती हूँ। जस्ट लाइक दैट, कि आप मुझे पैसे दो फिर मैं पैशन बनाऊँगी। अरे ऐसा नहीं होता है। देखो, मैं और एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब 11th में मैं जब गई, मैंने साइंस साइड से लिया था। So for ZP school student, it was so difficult to understand the English language, and hence जो मैथ्स था सब्जेक्ट मेरा, उसमें मुझे बहुत कम मार्क्स आए। फर्स्ट जो एग्ज़ाम, आई थिंक 3-4 एग्ज़ाम होते 11th में। तो आई फील वेरी सैड कि यार मुझे तो 80 मार्क्स मिले मेरे 10th में, एंड अब मुझे इतने कम आए बिकॉज़ ऑफ ओनली इंग्लिश। मैं क्या करूँ? तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे इंजीनियरिंग करना था, तो मुझे ही निवेश करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सोच लिया कि मैथ्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम टुडे, एंड उसको फेवरेट बना के जितने भी प्रॉब्लम्स थे या जितना भी मेरा टाइम था, उसमें से कुछ ज़्यादा टाइम, मतलब जो परसेंटेज था कि 1 आवर फिजिक्स, 1 आवर केमिस्ट्री, 1 आवर बायोलॉजी, तो 2 आवर्स मैथ्स, ऐसे मैंने किया क्योंकि दैट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसे करके मैंने किया। सो एट द एंड लास्ट में 11th में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए,
एंड रीज़न ये था कि जो चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी, वो उसका मैंने पैशन बना लिया था। तो अगर जॉब करना है, तो उसके लिए मनी एंड पैशन, ये दोनों ज़रूरी है, क्योंकि जबकि आपके पास पैशन है, आप वो जर्नी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू विल हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस। देखो, जहाँ पे आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो वो इतना ईज़िली नहीं मिलते। आपको उसके लिए बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, एंड वो चैलेंजेस फेस करने के लिए आपको आपका पैसा काम में नहीं आएगा, आपको आपका पैशन काम में आएगा, कि जो डेली आपको बताएगा, अच्छा ये मुझे करना है, आई शुड बी लर्निंग ओरिएंटेड। अच्छा, आपका ये प्रॉब्लम है, लेट मी हेल्प यू दैट। अच्छा, मुझे नहीं आ रहा, प्लीज़ कम एंड हेल्प मी। ये पैशन से आता है, ये पैसों से नहीं आता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट, पैशन इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड इफ देर इज अ पैशन फॉर द टेक्नोलॉजी, मनी अपने आप आएगा। जैसे 3 इडियट्स, एक्सलेंस का पीछा करो, सक्सेस आपके पीछे आएगा। आई विल नॉट से दैट वर्ड, बट सक्सेस आपके पीछे आएगा। द सेम वे आई एम एक्सप्लेनिंग कि ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे। आई मीन दोनों चीजें जरूरी है, इज मनी मैटर और पैशन। मैंने क्लासरूम में भी पूछा था, जस्ट लाइक कि आपने यहाँ पे आंसर दे, वैसे ही उन्होंने भी आंसर दे, एंड में मैंने करेक्ट किया सबको। दोनों चीजें जरूरी है। तो अगर आपको कोई भी वर्क करना है, उसके लिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देखो, हैप्पीनेस इज लीड्स टू पॉजिटिव रिलेशनशिप, एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप लीड्स टू पोजीशन एंड इनडायरेक्टली विथ मनी। समझ गए? हैप्पीनेस, हाँ, ये हमेशा एक अच्छी रिलेशनशिप बनाता है। यानी अच्छी रिलेशनशिप मतलब डायरेक्टली इक्वल टू द मनी विद द कंपनी, ऐसे में बता रहे हो, ठीक है? व्हाट वी आर थिंकिंग नाउ, हाँ, अभी हम सोच रहे हैं, राइट, मैंने बताया, एक जॉब मिली, पैसा मिला, एंजॉय, नो। Universe is more important, like IT world, different energy. You have to live that life. Money is second priority. First of all, हमें वो करना पड़ता है। अच्छा, so we have to live that journey. That's all about. Losing patience or keeping patience is your call. Vision is, अच्छा देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स ना डेफिनेटली स्ट्रगलिंग होते। स्ट्रगलिंग मतलब क्या? कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते, या तो फिर हमें कोई लोग जल्दी से हेल्प भी नहीं करते, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रगलिंग। तो यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक लॉन्ग टर्म विजन होना भी बहुत ज़रूरी है, कि करना है, क्यों करना है। थोड़ा सा एक अलग मोटिवेशन रहना भी ज़रूरी होता है। गेट गेट क्वालिफाइड विथ योर पॉकेट इज एक्स्ट्रा। हाँ, अब यहाँ पे जो लोग बता रहे थे मनी, तो यहाँ पे अगर ऐसा पर्सपेक्टिव है, जैसे कि आपको इंडिपेंडेंट होना ही है एज ए इंडिपेंडेंट वुमन, तो ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, यू कैन कीप दैट। So like this. So these are the important things. Acha, Swapnali, ma'am, it's not like that, but okay, right. So ये सारा important है, ठीक है। सेटिंग गोल इज मोर इम्पोर्टेंट। अब इसमें सिर्फ लास्ट में मुझे एक चीज़ बताना है, कि जैसे कि करियर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अभी लास्ट में मुझे इतना ही बताना है कि यू शुड ऑलवेज हैव सम गोल। अगर आपने सिलेक्ट किया आपको आईटी में जाना है या नॉन आईटी में जाना है, जो भी है, बट फिर भी आपके सामने एक गोल होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म गोल हमेशा होना चाहिए, कि इस मंथ में मेरा क्या टारगेट है, नेक्स्ट मंथ में मेरा क्या रहेगा, आउट ऑफ दैट आपने कितना अचीव किया। एक डायरी भी छोटी सी होनी चाहिए, या मोबाइल में भी होना चाहिए, कि आप क्या कर रहे हो डेली रूटीन में, आपको क्या, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का स्पोकन इंग्लिश का प्रॉब्लम है, तो इस मंथ में मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया, नेक्स्ट मंथ में कितना करूंगा, या कितने आवर्स प्रैक्टिस करूंगी, ये भी होना चाहिए। तो लाइफ का एक बड़ा गोल तो हमेशा होता है हैविंग गुड जॉब, बट मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड हैव शॉर्ट टर्म गोल्स ऑलवेज विद अस। तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स हमेशा आपको इंथुजियास्टिक एंड मोटिवेटेड रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो गोल सेटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। हमेशा एक गोल होना चाहिए, एंड वही आपको आगे ले जाता है, and उसके लिए हम डेली उतना एफर्ट डालते हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट डन फ्रॉम माई एंड। तो अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को कुछ डाउट्स क्वेरीज जो आज के सेशन में हुआ, तो उसमें कुछ डाउट्स क्वेरीज है कि किसी को, लेट मी क्लियर दैट बिकॉज आई एम लाइव हियर। एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सो यहाँ पे वी विल क्लियर एनी डाउट क्वेरीज। एनीवन? No doubts, no queries. No doubt, no queries.
फाइन, नो इश्यूज। सो ऑलमोस्ट आप लोगों को अगर फिर भी कुछ डाउट्स क्वेरीज है तो यू कैन अप्रोच अवर टीम एज अ पुनेरी पैटर्न, वी आर देयर टू सपोर्ट यू ऑल। सो अच्छा, ओके, नहीं है कुछ, ओके। थैंक यू, देन हैव अ ग्रेट वीकेंड। आप लोग सेलिब्रेट करो ये वीकेंड। नेक्स्ट नेक्स्ट वीकेंड हम लोग मिलते हैं ऐसे किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। एंड लेट्स हैव द पॉजिटिव जर्नी विद द पुनेरी पैटर्न, एंड लेट मी हेल्प यू ऑल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।